जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करने वाले हैं। और देखिए, मैं हर सेशन में कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि इस बुक का आप लोगों को एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में इस बुक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए, सबसे पहले कल के मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 में हम लोगों ने क्वेश्चंस को पढ़ा था कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। और कल के प्रैक्टिस सेट में जो ऑप्शन थे वो थोड़ा सा गलत टाइप हो गया था, तो आज मैं सुधार करके लाया हूं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। उज्ज्वल जो है इस तरह से लिखा जाएगा, आप लोग देख लीजिए सही से। उज्ज्वल का ये सही शुद्ध रूप है। चलिए अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा। आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है और प्रत्येक प्रश्न के आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा, तो नाटकीय बनेगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है। ये हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो देखिए, पढ़ रहा था, इसमें जो है संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, संयुक्त क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुमान का विशेषण क्या बनेगा। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। अनुमान का विशेषण क्या बनेगा। तो देखिए, अनुमान जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है और इसका विशेषण जो बनेगा वो आपका अनुमानित बनेगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। चलिए आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए, इनमें से जो भाववाचक संज्ञा है वो मित्रता हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों में से चुनिए। हमारा वाक्य दिया गया है, उससे पत्र लिखा जाएगा। चलिए आंसर करते जाएंगे, सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए, ये जो वाक्य लिखा गया है उससे पत्र लिखा जाएगा, इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर्मवाच्य का मुख्य बिंदु कर्म होता है। कर्म की प्रधानता के कारण या तो इसमें कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से के द्वारा, याद रखना है, से के द्वारा प्रयोग होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब है, कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नीले थोते को 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, नीले थोते को 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक अगर गर्म किया जाता है तो इसमें से पानी के 4 अणु निकल जाते हैं, यानी कि 4 पानी के अणु निकल जाते हैं। तो पानी का सूत्र होता है H2O। तो देखिए, किसमें 4 लगा है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो आप लोगों का फ़र्ज बनता है कि आप लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। और देखिए, मैं बार बार लाइक करने के लिए नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट इरिटेट होते हैं। तो देखिए, कौन सा उदाहरण है थर्मोसेटिंग बहुलक का है। तो देखिए, थर्मोसेटिंग बहुलक क्या होता है। तो देखिए, कुछ ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें एक बार आकार में ढालने के पश्चात दोबारा गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे बहुलक को थर्मोसेटिंग बहुलक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बेकेलाइट। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से प्रबलतम अम्ल होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे, यानी कि आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है सबसे प्रबलतम अम्ल कौन है।
तो देखिए आवर्त सारणी में हैलोजन को जो है वर्ग 7a में रखा गया है और आवर्त सारणी में अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो अम्लों की शक्ति जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, सबसे कम प्रबलतम जो होगा वो आपका होगा HF, यहाँ पे लिखते जाते हैं। उसके बाद इससे अधिक होगा HCl, HCl से अधिक होगा HBr और सबसे अधिक होगा आपका HI। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। HI जो है ये सबसे प्रबलतम अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम साहित्य में निम्न वर्षों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए संगम साहित्य में पल्लव वंश का उल्लेख नहीं मिलता है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, पल्लव वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए जैन ग्रंथ भगवत सूत्री जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, भगवत सूत्री। और इसमें जो है महावीर के जीवन तथा कृतियों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन मिलता है भगवत सूत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है। सोच समझ के आंसर करना है। देखिए इसमें बोला जा रहा है हर्ष द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए हर्ष चरित की जो रचना है ये बाणभट्ट ने की थी। तो ऑप्शन सी में आपको हर्ष चरित दिख रहा है, इसकी रचना जो है हर्ष द्वारा नहीं किया गया है, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। जबकि प्रियदर्शिका और नाग नंद रत्नावली ये सभी जो है हर्ष के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम क्या था। चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो आप लोग आराम से आंसर कर देंगे। तो देखिए गुप्त वंश में सबसे पहला कौन था, श्रीगुप्त था। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में ही श्रीगुप्त दिख रहा है, बाकी सभी ऑप्शन में नहीं है। तो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, यानी कि 12 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बाबर की आत्मकथा जो है ये तुजु के बाबरी, याद रखना है तुजु के बाबरी क्या है, ये बाबर की आत्मकथा है। ये किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन देखिए बाबर की आत्मकथा का जो है अनुवाद बाद में फारसी में किया गया, किनके द्वारा, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको फारसी में अनुवाद किया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक निर्माण फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है 1310-11 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको ध्यान से सुना कीजिए। अगर हो सके तो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, एग्जाम में इनसे भी प्रश्न बनता है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन से मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये संबंधित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कुषाण ने किस धातु या धातुओं के सिक्के जारी किए थे। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कुषाण शासकों ने सोने, चांदी और
तांबे तीनों धातुओं के सिक्के जारी किए थे? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सोना, चांदी और तांबा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत की गई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसमें स्वीकृति की गई थी। और देखिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखना है, पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनी बेसेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे, यानी कि आपको बताना है कौन सा कथन इनके बारे में सही नहीं लिखा गया है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं। वह आयरिश महिला थी, बिल्कुल सही है। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी, ये भी सही है। वह होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ी थी, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी में है वह महिला विश्वविद्यालय की संस्थापिका थी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में डी.के. कर्वे ने मुंबई में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सी एक मलेशिया की आदिम जनजाति है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक मलेशिया की आदिम जनजाति है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है? चलिए, तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा फर्स्ट ऑप्शन, ड्रेस ड्रेन रेखा। ड्रेस ड्रेन जो है ये फ्रांस का एक शहर है और जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने ये रेखा बनाई थी, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है। डूरंड रेखा किसके किसके बीच है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ध्यान रखना है। 38वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को होता है और जब दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और सूर्य के प्रकाश की बजाय चंद्रमा की रोशनी जो है पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तब ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है? सूर्य ग्रहण बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ जो है ये द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में बदल जाता है। ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, इस पर स्टार लगा रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। तो प्रश्न 24 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, मानसूनी वर्षा का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मानसूनी वर्षा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का अग्रणी उत्पादक देश जो है ये थाईलैंड है। याद रखिए, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। रासायनिक अपक्षय सबसे अधिक प्रभावी होता है। चलिए, तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा नम उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे हस्तक्षेप की नीति सिद्धांत भी कहा जाता है?
तो देखिए हस्तक्षेप की नीति जो है ये पूरी तरह से व्यक्तिवाद से संबंध है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा व्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किसने संवैधानिक शासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा जॉन लॉक ने। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जॉन लॉक प्रथम राजनीति शास्त्री थे जिन्होंने संवैधानिक शासन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघवाद का बल है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारतीय संघवाद का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की एकता पर टिका होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राष्ट्र की एकता पर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए संवैधानिक उपचारों के प्रति अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के प्रति अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का क्या उद्देश्य था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा संविधान के परिसंघीय उपबंधों को सुदृढ़ करना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचन करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। तो देखिए भारत के संविधान की चौथी अनुसूची अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 80(2) जो है ये राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को विवेचित करती है, तो फर्स्ट सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर सभी लोगों को देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में शून्यकाल का समय है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है, और यह जो है 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है, तो इसका सही जवाब होगा 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक जो है ये सर्वोच्च न्यायालय है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकाधिकार होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा एकल फॉर्म उद्योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान है। तो देखिए रिकॉर्डों ने भेदात्मक लगान की चर्चा की है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक रैखिक मांग वक्र के लिए कीमत की सापेक्ष मांग की लोच मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर। चलिए आंसर करेंगे क्या होता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा एक रैखिक मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच शून्य और अनंत के बीच होती है, तो इसका सही जवाब है कि क्या होता है, परिवर्तित होती है, किंतु यह परिवर्तन जो है शून्य तथा अनंत के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सभी विकास प्रयत्नों का केंद्र बिंदु माना गया है?
चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधनों के विकास को सभी प्रयत्नों का केंद्र बिंदु माना गया है, 8वीं योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मान्यता क्लासिकल अर्थशास्त्र में नहीं है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन जो है मुद्रा की तटस्थता, ये मान्यता क्लासिकल अर्थशास्त्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मांग वक्र प्रदर्शित करता है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए मांग वक्र जो है ये वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के विपरीत संबंध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोग लाया जाता है। चलिए तो देखिए भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोग में औसत मूल्य सूचकांक का प्रयोग करते हैं, जिसका सबसे उचित मापक थोक मूल्य सूचकांक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जिन वस्तुओं का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता है वह है। तो देखिए जिन वस्तुओं का बाजार में कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है उसे अनार्थिक वस्तु कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अनार्थिक वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट व्यय। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस क्या होता है? घिसावट व्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यदि सकल निवेश शून्य हो जाए तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? टाइम्स अप। तो देखिए यदि सकल निवेश शून्य हो जाए तो ऐसी दशा में उपभोग राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपदान अदायगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉकरोच के शीर्ष में स्थित अंतःकंकाल कहलाता है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, टेंटोरियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरीसृपों में स्तनधारियों के विकास का कल्प है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्राइएसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट है, जीवों एवं पर्यावरण में अन्योन्य क्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। तो देखिए जीवों एवं पर्यावरण में अन्योन्य क्रिया के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, पारिस्थितिकी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप इस सेशन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।